नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे स्टारगेट अकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है कार्तिकेय वंश। पिछली दो क्लासेस में हमने प्रागैतिहासिक काल से लेकर आदि ऐतिहासिक काल तक हमने देखा, जिसमें कि आदि ऐतिहासिक काल में हमने हर्षवर्धन पढ़ा और हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाने के बाद जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वो कई राजवंशों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से हमने 4 राजवंश पढ़े थे। ब्रह्मपुर हो गया, गौविषाण हो गया, स्वर्ण गोत्र हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम 4 राजवंश पढ़े थे हमने। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो उसके बाद की स्थिति है, यानी कि जब 4 राजवंश, यानी कि उत्तराखंड में जो है अराजकता की स्थिति फैल जाती है, यानी कि कई राजवंश से वहां पे उभर के आते हैं। तो इस अराजकता की स्थिति को का जो समापन हुआ वो हुआ कार्तिकेयपुर राजवंश से। ठीक है, ये राजवंश 700 ईस्वी के आसपास एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, यानी कि इसकी स्थापना होती है 700 ईस्वी के आसपास। अच्छा, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है हमें 4 ताम्रलेख से। ये कौन कौन से हैं? पांडुकेश्वर हो गया, ठीक है, आपका कंडारा हो गया, आपका बैजनाथ, बागेश्वर। ठीक है, तो ये 4 लेखों से हमें, 4 ताम्रलेखों से हमें कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब जो ये ताम्रलेख है ये है कहाँ पे? ठीक है, तो जो अपना पांडुकेश्वर है ये पड़ता है चमोली में। ठीक है, तो यहाँ पर ये पांडुकेश्वर लेख हमें चमोली के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, और जो ये अपना कंडारा है ये है रुद्रप्रयाग ऊखीमठ के आसपास। ठीक है, तो ये है कंडारा। और एक है आपका बैजनाथ। बैजनाथ और बागेश्वर दोनों कहाँ पे हैं? बागेश्वर में। ठीक है, बैजनाथ और बागेश्वर ये दोनों बागेश्वर में पड़ते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से 4 जगह से हमें ताम्रलेख देखने को मिलते हैं। तो जो शुरुआत में जो कार्तिकीपुर की जो राजधानी थी वो थी जोशीमठ। ठीक है, लेकिन बाद में ये अपनी राजधानी को जोशीमठ से लेके कत्यूरी घाटी यानी कि बैजनाथ के पास पड़ती है, तो वहाँ स्थानांतरित करते हैं। और जो जानकारी मिलती है कि किसने इसको स्थानांतरित किया था, तो ये बताया जाता है कि जो इसका जो चौथा परिवार था सलोड़ादित्य वंश। ठीक है, तो उसके जो राजा था नरसिंह देव, उसने इसकी राजधानी को स्थानांतरित किया था। तो आइए देख लेते हैं कि इसके बारे में। पहला हमने स्रोत देख लिया, फिर इस राजवंश के मध्य हिमालय क्षेत्र का इसको एक्चुअली हिमालय क्षेत्र का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ठीक है, प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। ठीक है, मध्य हिमालय क्षेत्र का, ठीक है, ऐतिहासिक राजवंश। ठीक है, ऐतिहासिक राजवंश इसको माना जाता है। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में इस राजवंश को स्वर्णकाल माना जाता है उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड का स्वर्णकाल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के दृष्टि से। ठीक है, उसके बाद इस वंश की राजधानी जोशीमठ थी। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि कार्तिकेयपुर राजवंश की शुरुआत में राजधानी कहाँ थी, तो वो थी आपकी जोशीमठ। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आपको इसके जो स्रोत थे ताम्रलिख थे, उससे हमें 4 राजवंश की जानकारी मिलती है, बसंतदेव, खरपड़देव, निम्बरदेवंश और सलोड़ादित्य। और मैंने बताया था कि जो सलोड़ादित्य है इसी का जो राजा होता है नरसिंह देव। ठीक है, वो ही अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफर करता है? कत्यूरी घाटी, यानी कि नरसिंह देव। ठीक है, नरसिंह देव कौन से उसका होता है? सलोड़ादित्य का। ठीक है, सलोड़ादित्य। ठीक है, इस राजवंश का ये राजा होता है नरसिंह देव। ये अपनी राजधानी को कहाँ ले जाता है? बैजनाथ, कत्यूरी घाटी। ठीक है, आइए अब एक एक करके इन राजवंशों को देख लेते हैं, चारों के चारों, बसंतदेव, खरपड़देव, निम्बरदेव और सलोड़ादित्य। ठीक है, तो पहले बात करते हैं खरपड़देव वंश की। ठीक है, तो खरपड़देव वंश की जो स्थापना की थी वो बसंतदेव ने की थी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि कार्तिकपुर राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो वो भी इसी ने की थी, क्योंकि ये पहले राजवंश का पहला राजा था। ठीक है, तो बसंतदेव ने इसकी स्थापना की। ठीक है, और इसका स्रोत कहाँ से मिलता है बसंतदेव का? बागेश्वर त्रिभुवन राज शिलालेख। ठीक है, बागेश्वर में है जो, उससे इसकी जानकारी मिलती है। और इसने उसमें उससे जानकारी मिलती है कि जो इसने उपाधि धारण कर रखी थी वो थी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। ठीक है, ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है खरपड़देव। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई अलग वंश है, इसी की मतलब बेटे का बेटा, मतलब इसी के वंश में, इसी के परिवार में जन्मा था, लेकिन इसने अपने नाम से खरपड़ देव वंश की स्थापना की। ठीक है,
नाम इसका चेंज करके खरपड़देव रख दिया, ठीक है। तो इसका संस्थापक हो गया खरपड़देव, ठीक है, खरपड़देव, ठीक है, खरपड़देव इसका संस्थापक हो गया। और इसके स्रोत कहाँ से मिलते हैं, तो इसके स्रोत मिलते हैं बागेश्वर शिलालेख, ठीक है, बागेश्वर लेक से इसके स्रोत मिलते हैं, बागेश्वर लेक से, ठीक है, बागेश्वर लेक से इसके स्रोत मिलते हैं। उसके बाद ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है खाली खरपड़देव राजवंश में। उसके बाद आ जाता है निम्बरदेव। अब इसी के परिवार का में जब इनके बेटे का बेटा हुआ होगा तो उसमें निम्बरदेव वंश, जो निम्बर राजा था, उसने अपने नाम से निम्बरदेव राजवंश की स्थापना की, ठीक है। अब इसका संस्थापक निम्बर ही हो गया, ठीक है, निम्बरदेव इसका संस्थापक हो गया, निम्बर देव, ठीक है। अब इसके स्रोत कहाँ से मिले हैं, तो इसके स्रोत मिले हैं जो चमोली में जगह है पांडुकेश्वर, तो पांडुकेश्वर ताम्रलेख से, ठीक है, ताम्रलेख से इसकी जानकारी मिलती है। और ये जो पांडुकेश्वर ताम्रलेख है ये है संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद निम्बर। अब इस राजवंश में कुछ राजाओं की जानकारी मिलती है, जैसे निम्बर की, ये तो इसका संस्थापक था। उसके बाद ईस्टगण इसका बेटा, और ईस्टगण का बेटा ललित सूर्यदेव, ठीक है। तो इन 3-4 राजाओं की जानकारी मिलती है। निम्बर क्या था, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या, शत्रुघ्नता के नाम से किसे जाना जाता है, तो शत्रुघ्नता के नाम से जाना जाता है निम्बरदेव को, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, शत्रुघ्नता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास ईस्टगण, समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास, ठीक है, किसने किया, ईस्टगण ने, ठीक है। उसके बाद इसका बेटा ललित सूर्यदेव। सबसे ज्यादा ताम्रपत्र इसी के मिले हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा ताम्रलेख मिले हैं इसके, सबसे अधिक ताम्रलेख, ठीक है, ताम्रलेख ललित सूर्यदेव के मिले हैं, ठीक है। और इसने बागेश्वर में एक मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है, ललित सूर्यदेव ने बागेश्वर में एक मंदिर का निर्माण कराया, बैजनाथ मंदिर, ठीक है। मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। ये पड़ता है आपके बागेश्वर में गरुड़ तहसील के पास, ठीक है। गरुड़ तहसील के पास। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अगले वाला वंश, वो है अपना सलोड़ादित्य वंश, ठीक है। तो सलोड़ादित्य वंश के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है वो देख लेते हैं। सलोड़ादित्य वंश, ठीक है, इसके स्रोत मिलते हैं हमको तालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से, तालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से, ठीक है। और जो इस वंश की स्थापना की थी वो सलोड़ादित्य ने नहीं की थी, इसके बेटे सलोड़ादित्य के बेटे इच्छादेव ने की थी, दित्य के पुत्र इच्छादेव ने की थी, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसी वंश के एक राजा है जिसकी जानकारी मिलती है नरसिंह देव, ठीक है। तो एक पॉइंट और लिख लेना, नरसिंह देव, पॉइंट और लिख लेना, नरसिंह देव ने राजधानी को स्थानांतरित किया बैजनाथ में, ठीक है, यह है कत्यूरी घाटी में,
ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने राजधानी को स्थानांतरित किया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें ये चार राजवंश पूरे हो गए। इसमें अब एक चीज पढ़नी है हमें, इसी टाइम पे जो कार्तिकेयपुर राजवंश था, इसी टाइम पे इसका आगमन होता है शंकराचार्य जी का, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन बनता है कि शंकराचार्य जी का आगमन कब हुआ था, या फिर किसके शासनकाल में हुआ था, या क्वेश्चन पूछता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। शंकराचार्य जी का आगमन ठीक है। तो इनका आगमन होता है कार्तिकेयपुर राजवंश के काल में। ठीक है। किस लिए होता है? जब बुद्धिज्म का और जैनिज्म का बहुत ज्यादा प्रभाव हिंदुस्तान के ऊपर पड़ चुका था, तो हिंदू धर्म थोड़ा खतरे में आ चुका था। तो इन्होंने क्या करा, साउथ से लेके उत्तर भारत में क्या करा, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। ठीक है, और ये अद्वैतवाद को मानते थे, ठीक है। और इन्होंने 4 मठ की स्थापना की, ठीक है, टोटल 4 मठ की। उत्तर भारत में अपना ये जोशीमठ हो गया, या ज्योतिर्मठ बोलते हैं इसको। कहाँ है? बद्रीनाथ के पास, ठीक है। पूर्व में पुरी उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। साउथ में श्रृंगेरी, ये पड़ता है आपका कर्नाटक में, ठीक है। बस हो जाए। उसके बाद पश्चिम में पड़ता है अपना द्वारिका, ठीक है, ये पड़ता है आपका गुजरात में। तो 4 मठ की इन्होंने स्थापना की। उसके बाद इनका जो देहावसान हो जाता है 820 ईस्वी में केदारनाथ में, ठीक है। नाथ में शरीर ये में शंकराचार्य जी अपना शरीर त्याग देते हैं, ठीक है। शरीर त्याग देते हैं। ठीक है, तो इतना समझ आया। तो यहाँ पर कार्तिकेयपुर राजवंश समाप्त होता है हमारा, और अब हम मध्यकाल में पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लेते हैं अलविदा, जय हिंद।